ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं नीट 2024 के लिए केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स जिसकी ड्यूरेशन होगी 40 डेज की। तो बेटा इस सीरीज में हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर हम 15 दिन के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करेंगे, 10 दिन के अंदर हम अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करेंगे और 15 दिन के अंदर बाद में हम क्या कवर करने वाले हैं, फिजिकल केमिस्ट्री को कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम आज से अपने इस सफर की शुरुआत कर रहे हैं और वो है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जिसमें हमारा पहला चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा पहला लेक्चर है। इसके अंदर हम इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करेंगे, वे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे नीट के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है बच्चों, चलिएगा तो अब हम शुरू करने वाले हैं अपनी यहां से आगे की कहानी। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर मैं आपको थोड़ा सा बात करने की कोशिश करता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मेन एलिमेंट है उसका नाम है बच्चों कार्बन। इसीलिए कार्बन को बाहुबली ऑफ द केमिस्ट्री भी बोला जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब बाहुबली, और डॉन ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, किंग ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो वो एलिमेंट हमारा कौन सा है बच्चों, वो एलिमेंट है हमारा कार्बन। तो बच्चों कार्बन क्या होता है, कार्बन हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डॉन भी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बाहुबली भी है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये किंग भी होता है। ठीक है, कार्बन की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। कार्बन सबसे पहले तो टेट्रावैलेंट होता है। मतलब क्या है इसका, टेट्रा का मतलब होता है 4, वैलेंट का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दैट मींस के कार्बन के वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हमको देखने मिलते हैं, यानी कि कार्बन के वैलेंस शेल में बच्चों 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास में है, अब ना तो ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली डोनेट कर सकता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली एक्सेप्ट कर पाएगा। बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इस काम को करने के लिए। इसीलिए कार्बन ने एक इसका बीच का रास्ता निकाला और वो निकाला शेयरिंग का। दैट मींस के कार्बन जो है केवल और केवल क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। यहां पर मिसगाइड मत हो जाइएगा, मैं बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। एल्यूमिनियम का जो कार्बाइड होता है बेटा वो आयोनिक नेचर का होता है। ठीक है, वो लेकिन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो हमारे कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं वे सभी के सभी कैसे होते हैं बच्चों, वे सभी के सभी हमारे कोवेलेंट नेचर के होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है और शेयरिंग करता है सबके साथ में, शेयरिंग करता है अपने भी साथ में शेयरिंग करता है। इसीलिए कार्बन के अंदर एक स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टी पाई जाती है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बच्चों कैटिनेशन। क्या बोला जाएगा जी, कैटिनेशन के नाम से उसको जाना जाता है। तो कार्बन कैटिनेशन की प्रॉपर्टी भी शो करता है। कैटिनेशन का सीधा सीधा मतलब है कि कोई एटम अपने ही जैसे दूसरे एटम से क्या हो रहा है, जुड़ करके एक लंबी चेन बना रहा है। समझ में आ रही बात, तो बेटा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कैटिनेशन बोलेंगे। तो ये था हमारा कार्बन को लेकर के जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब वैसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम 3-4 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले पार्ट में आज हम IUPAC नोमेनक्लेचर और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, सेकंड लेक्चर में हम आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे। थर्ड लेक्चर में बेटा हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म का जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में हमारा जो प्यूरिफिकेशन आइसोलेशन वाला क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाला टॉपिक होता है वो भी आपके NCERT के अंदर गिवन है। ठीक है, तो उसको भी हम ऑर्गेनिक के सबसे लास्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू कर रहे हैं बच्चों यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। ठीक है बच्चों, चलिएगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है, ये तो हमारी समझ में आ गया होगा। अब जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं बेटा उनको हम 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी होती है हमारी ओपन चेन और दूसरी कैटेगरी होती है क्लोज्ड चेन। तो जो क्लोज्ड चेन हमारी होती है, इस क्लोज्ड चेन को हम साइक्लिक कंपाउंड के नाम से भी जान सकते हैं। भाई क्लोज्ड मतलब एक ऐसा क्लोज स्ट्रक्चर है जो कि बंद है, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात हो रही। अब अगर ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर साइक्लिक है तो भैया ये ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एसाइक्लिक है। इसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे ओपन चेन के कंपाउंड है उनको हम एलिफेटिक कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। और उसकी खास बात ये है, उसका रीजन ये है कि एलिफेटिक कंपाउंड डेराइव्ड फ्रॉम फैट्स। ठीक है, एलिफेटिक कंपाउंड कहां से डेराइव होते हैं बच्चों, फैट से डेराइव होते हैं। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, उसके
उसके बाद फर्दर हमारा क्लासिफिकेशन निकल के आता है कि हम एसाइक्लिक कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड या एलिफेटिक कंपाउंड को फर्दर दो कैटेगरी के अंदर और डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है बच्चों हमारी सैचुरेटेड और दूसरी कैटेगरी है हमारी अनसैचुरेटेड। भैया अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मौजूद है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? एसाइक्लिक बोलेंगे। अगर कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, मल्टीपल बॉन्ड चाहे वो डबल हो सकते हैं या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं, तो उस ओपन चेन कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड बोलेंगे। सैचुरेटेड का एग्जांपल क्या होगा जी? सैचुरेटेड का एग्जांपल होता है एल्केन्स। ठीक है, एल्केन्स को पैराफिन्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी काफी ज्यादा लो होती है। और खास बात क्या है कि यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या मिलता है जी? सिंगल बॉन्ड हमको देखने मिलेगा। ठीक है, चलिएगा अब नेक्स्ट जो हमारा अगला जो हमारा क्लासिफिकेशन था एलिफेटिक कंपाउंड का, वो था जी अनसैचुरेटेड को लेकर के। किसको लेकर के था बच्चों? अनसैचुरेटेड को। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या था? जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, यानी कि एक से ज्यादा बॉन्ड आपके देखने मिलते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। दो कैटेगरी है इसकी, एक कैटेगरी है जी हमारी एल्कीन्स की, ठीक है जी, और एक कैटेगरी हमारी निकल के आती है एल्काइंस की। एल्कीन्स को हम ओलिफिन्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ऑयल के नाम से। उसके अलावा एल्कीन्स की खास बात क्या है कि यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और एल्काइंस के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में बच्चों ट्रिपल बॉन्ड हमको देखने मिलता है। तो ये क्लासिफिकेशन हमारा किसका था? ये क्लासिफिकेशन हमारा एसाइक्लिक कंपाउंड यानी कि ओपन चेन कंपाउंड का था। अब एक बार इसका क्विक रिवीजन अपने माइंड के अंदर करेंगे कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड दो कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं, एक ओपन चेन और एक क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन को हम साइक्लिक कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं और ओपन चेन को हम एसाइक्लिक कंपाउंड या फिर एलिफेटिक कंपाउंड के नाम से जाना जाएगा, इसलिए क्योंकि वो फैट से डेराइव होते हैं, इसीलिए उनको हम क्या बोलते हैं जी? एलिफेटिक कंपाउंड के नाम से जाना जाएगा। अरे ठीक है क्या? चलिए उसके बाद में हम चलते हैं आगे की तरफ। हमने जो हमारा एलिफेटिक कंपाउंड था उसको फर्दर दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया था। नाउ कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड्स हैं तो उसको अनसैचुरेटेड बोलेंगे, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको सैचुरेटेड कंपाउंड के नाम से जाना जाएगा। सैचुरेटेड का एग्जांपल एल्केन्स होगा, अनसैचुरेटेड का एग्जांपल हमारे एल्कीन्स और एल्काइंस होगा। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उसे एल्कीन्स बोलेंगे, उसको पैराफिन के नाम से भी जाना जाता है। पैराफिन का मतलब है कि इनकी रिएक्टिविटी काफी लो होती है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा अनसैचुरेटेड है उसको हम ओलिफिन्स के नाम से, उसमें जो हमारे एल्कीन्स होता है उसको हम ओलिफिन्स के नाम से भी जानते हैं, जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा और एल्काइंस के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में बच्चों ट्रिपल बॉन्ड आता हुआ नजर आता है। तो ये दैट्स ऑल अबाउट ओपन चेन कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमारा पहला क्लासिफिकेशन था, ये हमने इसको यहां पर देख लिया। बहुत ध्यान से देखेंगे, एक आध क्वेश्चन मिलने की पॉसिबिलिटी यहां से आ ही जाती है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए अगर नहीं भी आ रहा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों अपने क्लोज्ड चेन कंपाउंड को लेकर के। किसके बारे में बात कर रहे हैं जी? हम क्लोज्ड चेन कंपाउंड के बारे में हम यहां पर बात करें, जिनको हम साइक्लिक कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। अब दो तरह से हैं, एक होगा होमोसाइक्लिक और एक होगा हमारा हेट्रोसाइक्लिक। तो यहां पर रिकॉल करेंगे हम कौन सी केमिस्ट्री पढ़ रहे? हम पढ़ रहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हमारा कंसर्न किससे होना चाहिए? हमारा कंसर्न होना चाहिए कार्बन से, ठीक है। अगर हमारी साइक्लिक चेन के अंदर क्लोज्ड स्ट्रक्चर के अंदर ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं तो उसको हम क्या नाम देंगे जी? होमोसाइक्लिक का नाम देंगे। जरा गौर फरमाइए बच्चों यहां पर बहुत अवेयर होकर के, ठीक है। मैंने बोला कि अगर हमारे क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर के अंदर केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है तो उस क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? होमोसाइक्लिक बोलेंगे। लेकिन अगर कार्बन और हाइड्रोजन तो मौजूद है, उसके अलावा भी अदर एटम जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, इस तरह के एटम अगर प्रेजेंट हैं तो ऐसे क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे बच्चों? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के नाम से जाना जाएगा। अरे ठीक है क्या? जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा, अलर्ट होने की जरूरत है। तो होमोसाइक्लिक का मतलब क्या है कि ऐसा क्लोज्ड स्ट्रक्चर जिसमें होमो का मतलब सेम है, होमो का मतलब क्या है? सेम है। साइक्लिक का मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसके सभी एटम्स क्या हो? सेम हो। क्योंकि हम बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कर रहे हैं तो वहां पर केवल और केवल क्या प्रेजेंट होना चाहिए बच्चों? कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात कर रहा
हूं हेटेरोसाइक्लिक के बारे में, तो उसकी स्पेशलिटी ये होनी चाहिए कि वहां पर कार्बन के अलावा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा, सॉरी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा वहां पर अदर एटम भी प्रेजेंट होंगे, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। ठीक है, अब हेटेरोसाइक्लिक के कुछ एग्जांपल देख लीजिएगा। अब ये आपका एक स्ट्रक्चर पहला दिखाई पड़ रहा, जिसको हमने क्या नाम दिया, फ्यूरेन का नाम दिया। अब फ्यूरेन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो 5 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, 5 मेंबर का साइक्लिक स्ट्रक्चर है, जिसमें 4 कार्बन है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, और जो 5वां मेंबर है भैया वो क्या है, वो ऑक्सीजन है। समझ में आ रही बात। ऐसे ही बिल्कुल पायरान है, बेंजीन के तरह ये भी 6 मेंबर्ड रिंग होती है, लेकिन यहां पर छठा स्ट्रक्चर क्या है, ऑक्सीजन डेराइव ऑक्सीजन होता है, जबकि यहां पर बच्चों 5 कार्बन हमको होते हुए दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, उसके अलावा पायरिडीन है। पायरिडीन क्या है, अगर इसी जगह पर ऑक्सीजन को हटा करके मैं नाइट्रोजन रख देता हूं तो बच्चों उसको हम क्या बोलेंगे, पायरिडीन बोलेंगे। तो ये किसके बारे में बात कर लीजिए हमने, ये हमने बात कर ली हेटेरोसाइक्लिक के बारे में। कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, नीट का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है और जहां पर आप कंफ्यूज हो वहां पर जरूरत है आपको ज्यादा कंसंट्रेशन की, तो इसके बारे में भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, आ जाइएगा। अब हम फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं जी होमोसाइक्लिक का। अगेन होमो का मतलब क्या है जी, होमो का मतलब है सेम, साइक्लिक का मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं कि यानी कि जहां पर हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर हो और केवल कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो, उसको हम यहां पर देखेंगे। उसको फर्दर 2 कैटेगरी में और डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 है जी एलिसाइक्लिक, नंबर 2 है हमारा एरोमेटिक। ठीक है, 2 कैटेगरी है भैया, नंबर 1 क्या है, एलिसाइक्लिक, और नंबर 2 क्या है हमारा, एरोमेटिक। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। होमोसाइक्लिक क्या होता है, होमोसाइक्लिक ऐसे साइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई अदर एटम देखने ना मिले। ठीक है बच्चों, अब उसकी फर्दर 2 कैटेगरी है, एक है एलिसाइक्लिक की, एक है हमारा एरोमेटिक की। एलिसाइक्लिक का मतलब नॉर्मल साइक्लिक स्ट्रक्चर, नॉर्मल, या फिर इसको हम एलिसाइक्लिक को हम क्या बोल सकते हैं, इसका एक और नाम होता है एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, ये ऐसे साइक्लिक एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा आ रहा है, अभी पीछे पढ़ के नहीं आएगा, हम पीछे पढ़कर आए हैं एलिफेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पर है, ये हमारे एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, जैसा आपको दिखाई पड़ रहा, ये 3 मेंबर की रिंग है, 4 की रिंग है, 6 की रिंग है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन, 4 वाली को साइक्लोब्यूटेन, 6 वाली को साइक्लोहेक्सेन, 5 मेंबर रिंग को क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटेन बोलेंगे। एक आध डबल बॉन्ड हमने यहां पर लगा दिया तो क्या बन गया, साइक्लोब्यूटीन बन गया। एक आध डबल बॉन्ड हमने यहां पर लगा दिया, क्या बन गया, साइक्लोहेक्सीन बन गया। इसको ध्यान देने की जरूरत है, ये बेंजीन नहीं है, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, यहां पर गड़बड़ अक्सर करके कर दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन सा कंपाउंड है हमारा, एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब क्या है कि यहां पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड आपको देखने मिलेंगे। इसकी फर्दर 2 कैटेगरी होगी, एक होगा बेंजीनोइड और एक होगा नॉन बेंजीनोइड। अब बेंजीन के बारे में तो आप जानते ही हैं, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। अगर ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी हो और 6 मेंबर की रिंग वहां पर पाई जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेंजीन रिंग की प्रेजेंस है, तो उसको हम बोलेंगे बच्चों बेंजीनोइड बोलेंगे। एग्जाम्पल बेंजीन हो गया, फिनोल हो गया, टाउलवीन हो गया, ऑर्थोजाइलिन वगैरह, ये सब के सब किसके एग्जाम्पल हैं, सब के सब हमारे बेंजीनोइड कंपाउंड के एग्जाम्पल होता है। और नॉन बेंजीनोइड का मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा, होमोसाइक्लिक ही है। होमोसाइक्लिक का मतलब कि कार्बन कंपाउंड बढ़ रहे हैं, एरोमेटिक है मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, लेकिन नॉन बेंजीनोइड है। नॉन बेंजीनोइड का मतलब 6 मेंबर की रिंग वहां पर देखने नहीं मिलेगी, ज्यादा या कम की हो सकती है। एग्जाम्पल देखिएगा, ट्रोपोन देखिएगा। अब ट्रोपोन में कितने कार्बन दिखाई पड़ रहे हैं आपको सर, 1 2 3 4 5 6 7। बेंजीन में कितने होते हैं, 6 होते हैं। ट्रोपोन में कितने होंगे, 7 होंगे। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में कितने कार्बन दिखाई पड़ रहे हैं, 7। अगर 6 होते क्या हो जाता है, बेंजीनोइड हो जाता, लेकिन यहां पर कितने हैं, 7 है। प्लस यहां पर अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड भी है, ये डबल बॉन्ड ये रहा, और एक छोड़ करके ये डबल बॉन्ड, फिर ये एक छोड़ करके ये रहा डबल बॉन्ड। तो यहां पर क्या है बच्चों, अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड भी है, इसीलिए क्या है, एरोमेटिक बट नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड है। ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज मत होना। हेटेरोसाइक्लिक के अंदर और नॉन बेंजीनोइड के अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो जाना है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। नॉन बेंजीनोइड को यूजुअली हम कहां पढ़ते हैं, होमोसाइक्लिक के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो नेक्स्ट हम आगे की तरफ चलते हैं।
अब जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो आता है एरोमेटिज्म के बारे में, ठीक है। तो हमने बोला है कि कुछ कंपाउंड एरोमेटिक्स होते हैं। सर हमें कैसे पता लगेगा एरोमेटिक है कि नहीं है? तो इसके लिए हमने कुछ रूल डिसाइड किए हैं। तो सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होंगे जो कि हक्कल रूल को फॉलो करेंगे। किसको फॉलो करेंगे जी? हक्कल रूल को फॉलो करेंगे। अब ये कौन भाई साहब आ गए? हक्कल रूल। हक्कल एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने बोला कि ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर 4n+2 के मल्टीपल में पाई इलेक्ट्रॉन हो। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें 4n+2 के मल्टीपल में पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। सर ये n का मतलब क्या है जी? n का मतलब होता है नंबर ऑफ रिंग। ये कितनी हो सकती है? ये 0 हो सकती है, ये 1 हो सकती है, ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होने की, कभी भी माइनस में नहीं होगा। तो n की वैल्यू होल नंबर में होगी, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन यहां पर चलती चली जाएगी। अगर मैं n की वैल्यू यहां पर 0 रख देता हूं तो 4 × 0 0 + 2 ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। यानी कि अगर आपको पता लगाना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक, तो आप डायरेक्ट वहां पर पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं। 2 6 10 14 18, 4 4 का डिफरेंस आ रहा भैया। 2 6 10 14 18, इन सभी में के अंदर क्या है भैया? 4 4 के डिफरेंस है। तो इस तरह से इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी कंपाउंड में है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक हो सकता है। मार्क माय वर्ड, वो कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक हो सकता है। होगा ही होगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा सेकंड कंडीशन क्या है भैया? ऐसा कंपाउंड के पास में sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए। वही कंपाउंड को हम एरोमेटिक बोलेंगे जिसके पास में sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। और अगर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है तो यूजुअली बॉन्ड एंगल कितना आएगा? 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है तो ज्योमेट्री कैसी होगी रे? प्लेनर होगी। बोलो भाई, यहां तक बात समझ में आई? तो हक्कल रूल भी फॉलो करता हो, sp2 हाइब्रिडाइज भी हो, उसके साथ साथ क्या हो भैया? प्लेनर भी हो, और साथ के साथ में क्या होता हो? कंजुगेटेड भी वो होता हो। सॉरी, कंजुगेटेड तो मैंने बताया नहीं आपको, लेकिन कंजुगेटेड मैं आपको वैसे बता चुका हूं। कंजुगेटेड का मतलब है कि अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड आपको देखने मिलते हैं। और केवल डबल बॉन्ड नहीं है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, डबल बॉन्ड आ रहा, फिर सिंगल आ रहा, फिर डबल आ रहा। ये क्या है? कंजुगेशन को शो करेगा। डबल बॉन्ड आ रहा, सिंगल आ रहा और नेगेटिव चार्ज आ रहा, ये भी किसको शो करेगा? आपके कंजुगेशन को शो करेगा। डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और लोन पेयर आपके मौजूद हैं, ये कंडीशन आपको क्या कहलाई जाएंगी? ये कंडीशन आपके कंजुगेशन के अंदर आती है। तो भैया एरोमेटिक कंपाउंड वो होंगे जो हक्कल रूल फॉलो करेंगे, sp2 हाइब्रिडाइज होगा, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा, प्लेनर होंगे और साथ के साथ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? कंजुगेशन को वो शो करेंगे। एग्जांपल सबसे पहले हम देखते हैं बेंजीन। चूंकि हम पहले से बेंजीन का स्ट्रक्चर जानते हैं, बेंजीन के बारे में बहुत सारी चीजें जानते हैं, तो समझने में मदद मिलेगी। सबसे पहला रूल कि क्या ये हक्कल रूल को फॉलो करेगा? अब हक्कल रूल को फॉलो करने के लिए सीधा सीधा आपको देखना है किसमें कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं आपको। सीधे सीधे सर हमको यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड दिखाई पड़ रहे हैं। सर एक पाई बॉन्ड ये रहा, दूसरा पाई बॉन्ड ये रहा, तीसरा पाई बॉन्ड ये रहा। तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हुए भैया? हमारे 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुए, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमने क्या रखा? हमने हक्कल रूल को रखा कि 4n+2 = क्या आ रहा भैया? 6 आ रहा। आ रही बात समझ में? ये = 6 का मतलब क्या है कि 4n+2 की टोटल वैल्यू कितनी आएगी? 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगी। समझ में आ रही बात? यहां से अगर हम n की वैल्यू निकालते हैं तो n की वैल्यू क्या है? 1 है। यानी कि n की वैल्यू 1 है, होल नंबर के अंदर आ रही, माइनस में नहीं आ रही, फ्रैक्शन के अंदर नहीं आ रही। तो ये इजीली किसको फॉलो कर रहा है? हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा बेंजीन का जितने भी सभी कार्बन हैं वे सभी के सभी कैसे होते हैं बच्चों? sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। कैसे पता लगेगा? सर सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड। एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा सिग्मा बॉन्ड ये रहा। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी रे? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन वो वहां पर हमारा मौजूद होगा, ठीक है। तो यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी है जी, हक्कल रूल को फॉलो करा, sp2 है तो 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल भी है और प्लेनर ज्योमेट्री भी यहां पर शो करता है। लास्ट प्रॉपर्टी बचती है जी कंजुगेशन की। क्या ये कंजुगेटेड है या नहीं है? यस, उसको देख लेंगे। कंजुगेशन का मतलब है अल्टरनेट पोजीशन पर। भाई डबल बॉन्ड आ रहा, फिर सिंगल है, फिर डबल है, कंजुगेशन है जी। डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है, फिर डबल बॉन्ड है, कंजुगेशन है जी। डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल आ रहा और फिर क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया, यानी कि यहां पर कंजुगेशन है। सारे के सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करता है। हेंस बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। याद रखना है बच्चों।
बेंजीन क्या है बच्चों, हमारा एरोमेटिक कंपाउंड हमारा निकल करके आता है। अब इसके बारे में बात करते हैं, ये 3-4 एग्जांपल हैं, इनके बारे में बात करते हैं कि भैया ये एरोमेटिक है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हमारा ये स्ट्रक्चर देखिएगा। ठीक, अब इस स्ट्रक्चर को हमें ये समझना होगा कि जी ये एरोमेटिक है तो किस हिसाब से और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो एरोमेटिक के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लो। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन देख लो भैया। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन ये वाला भी कार्बन sp2 है, ये वाला भी sp2 है और ये वाला कार्बन भी क्या होगा, sp2 होगा। अरे सर कैसे होगा, अरे भैया जब भी ऐसे स्ट्रक्चर आए ओपन स्ट्रक्चर बना दो, खत्म कहानी। तो 3 साइक्लिक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहे, इधर ध्यान दीजिएगा। तो 3 स्ट्रक्चर बना रहा, 1 2 और ये क्या रहा 3। ठीक है, ये मैंने यहां पर डबल बॉन्ड बना दिया, यहां पर क्या लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बाकी की वैलेंसी किससे पूरी कर दो, हाइड्रोजन से पूरी कर दो। 2 और 1 3 और चौथा बॉन्ड किससे पूरा हो गया, हाइड्रोजन से। ये किससे पूरा हो गया, हाइड्रोजन से। और 2 और 1 3 और ये बॉन्ड आपको किससे पूरा हो गया, हाइड्रोजन से पूरा हो गया। ठीक है सर, चौथा भी बनाओ। अबे भाई पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा क्या, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हमको यहां पर दिखाना होगा। ठीक है, चलिए अब ये वाला कार्बन कैसा आ गया हमारा, sp2 का। ये वाला कैसा है, sp2 का। ये वाला कैसा है, sp2 का। पहला क्राइटेरिया क्या है, sp2 है। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। ज्योमेट्री कैसी होगी, प्लेनर। तो sp2 हाइब्रिडाइज भी है, 120 डिग्री भी है, प्लेनर भी है। ठीक है भैया, हक्कल रूल फॉलो कर रहा कि नहीं कर रहा। अरे बात समझ में, कितने पाई इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहे तुम्हें, 2। और याद करो हमने शुरू में ही क्या बताया था आपको, डायरेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन देख लीजिएगा, 2 6 10। ठीक है, 4 नहीं होंगे, 2 6 10। ठीक है, तो कितने हैं भैया यहाँ पर, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, हक्कल रूल को क्या कर रहा, फॉलो कर रहा। कंफर्म करने के लिए देख लीजिएगा कि 4n + 2 = कितना आ गया, 2 आ गया। 4n = कितना आ गया, 2 - 2 0 और n = क्या आ गया, 0। यानी कोई भी यहाँ पर एरोमेटिक रिंग हमको देखने नहीं बनेगी। ये हक्कल रूल क्या कर रहा, फॉलो कर रहा। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा कंपाउंड हमारा क्या हुआ, एरोमेटिक हुआ। ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, अरे क्लियर है क्या। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा था कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिज्म कि ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड निकल के आ रहा। ठीक है, सेकंड एग्जांपल ये देखिएगा। अब ये तो देखते रिजेक्ट कर दोगे आप, क्यों रिजेक्ट कर दोगे सर, 1 और 1 2 पाई बॉन्ड है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है। और अगर हम पीछे वाली लिस्ट को देखें तो उसमें 4 तो कहीं था नहीं था, 2 के बाद में सीधा क्या आ रहा था, 6 आ रहा था। इसीलिए उसको हम सीधा सीधा क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, फिर भी अगर हम इसको हक्कल रूल के अकॉर्डिंग देखने लगे तो 4n + 2 = कितना आ रहा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4n = कितना आ रहा, 4 - 2 2। n = कितना आ गया, 2/4 यानी कि 1/2। और मैंने बोला था कि यहां पर फ्रैक्शन में तो n की वैल्यू आपके आ ही नहीं सकती, इसीलिए ये कंपाउंड आपका क्या नहीं है, ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, ये sp2 हाइब्रिडाइज भी है, प्लेनर भी है, 120 डिग्री की ज्योमेट्री भी आपके मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है उसको भी शो करेगा, लेकिन हक्कल रूल फॉलो नहीं करता। तो जब उसे फॉलो नहीं कर रहा है तो एरोमेटिक नहीं कहा जाएगा। इसी तरह से आपका ये वाला कंपाउंड देखिएगा, ये वाला कंपाउंड में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, अल्टरनेट है, लेकिन यहाँ पर 2 और 2 कितने पाई बॉन्ड है, आपको 4 पाई बॉन्ड आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे, पाई इलेक्ट्रॉन सॉरी, इसीलिए ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर नहीं आएगा। अगला एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप पीछे को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेशन में बताया था कि डबल सिंगल नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर अगर है तो उसे कंजुगेटेड सिस्टम माना जाएगा। और अगर कहीं पर किसी कंपाउंड में आपको बच्चों नेगेटिव चार्ज दिखाई पड़ रहा है तो उसको पाई इलेक्ट्रॉन की तरह कंसीडर करेंगे। तो यहां पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 और 1 2 डबल बॉन्ड हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और जो एक नेगेटिव चार्ज है उसको भी हम पाई बॉन्ड कंसीडर करेंगे। तो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, यहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। इसीलिए ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, sp2 है और आपका 120 डिग्री की ज्योमेट्री है, कंजुगेशन भी शो कर रहा है, इसीलिए हमारा क्या हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा हम एक कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं, वो है हमारा एंटी एरोमेटिक के बारे में। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को पहचान अगर हमें करना है तो उसका भी थोड़ा सा तरीका समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं जी, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड वे कंपाउंड होंगे कि जो हक्कल रूल को फॉलो करेंगे। सर हक्कल रूल तो वही है अभी 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला, नहीं, यहां पर दूसरा हक्कल रूल है। हक्कल ने एक और रूल दिया, उसने कहा कि अगर एरोमेटिक कंपाउंड होंगे तो उनके पास में 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन देखने मिलेंगे। और अगर आपका एंटी एरोमेटिक है तो 4n के मल्टीपल में क्या होंगे, उसके पास में पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। बस इतना ही डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर ये कंजुगेटेड भी होगा, sp2 प्लेनर 120 डिग्री की होगा। जैसे ये एग्जांपल हमने इधर देखा ना, अभी इसी एग्जांपल को उठा लो, ये sp2 भी है, प्लेनर भी है, 120 डिग्री भी है, कंजुगेटेड भी है।
लेकिन कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर आपके अवेलेबल है, तो यानी 4n = 4 और n = 1 एक रिंग आपके यहां पर आ रही है। आ रही बात समझ में? तो ये आपका क्या कहलाया जाएगा? ये आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कंसिडर किया जाएगा। चलिएगा, तो यहां पर हमने किसके बारे में बात कर ली? यहां पर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक के बारे में बात कर ली। एक इंपॉर्टेंट नोट लगाइएगा कि साइक्लोऑक्टाटेट्राईन ये सभी रूल को फॉलो करेगा, एंटी एरोमेटिज्म के सभी रूल को फॉलो करेगा, लेकिन ना ही ये एंटी एरोमेटिक होता है और ना ही ये क्या होगा? एरोमेटिक होगा। कारण है कि इसका स्ट्रक्चर क्या नहीं होता है? प्लेनर नहीं होता। नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होने की वजह से साइक्लोऑक्टाटेट्राईन जो है बच्चों हमारा वो नाइदर एरोमेटिक और नॉर एंटी एरोमेटिक कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, जिसको हमने यहां पर देख लिया। ठीक बच्चों, चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और उसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए बेटा। आपको सीधा सीधा रिप्रेजेंटेशन समझना होगा। अगर कहीं पर आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा तो एक सिग्मा, कहीं पर आपको डबल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा तो एक सिग्मा और एक पाई है, और कहीं पर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है एक सिग्मा और 2 पाई होंगे। ध्यान से सुनिएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड आपको यहां पर कंसिडर करने हैं। बस इसी तरह के बिहाफ पर हम यहां पर क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन पेंट-2-इन-4-आइन। 2019 का क्वेश्चन है भैया। ठीक है, एक स्ट्रक्चर दिया है आपको पेंट-2-इन-4-आइन। कितने कार्बन दिखाई पड़ रहे? 5। तो सबसे पहले तो 5 कार्बन बना लो, 1 2 3 4 5। दूसरे पर डबल बॉन्ड है, ये बना लिया जी। चौथे पर आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 ये ले भैया। बाकी की वैलेंसी किससे पूरी कर दे? हाइड्रोजन से पूरी कर दे। एक हाइड्रोजन हो गए 4 बॉन्ड इसके पूरे। इसके ऑलरेडी इस कार्बन के 3 ये रहे और एक ये रहा इधर, 4 बॉन्ड ऑटोमेटिकली पूरे हैं। इस कार्बन के 2 और एक 3, एक 4 बॉन्ड आ गया, ये 4 हो गए, और ये एक हाइड्रोजन दूसरा और ये तीसरा। चेक कर लीजिएगा सभी कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो रही कि नहीं हो रही। अब देख लो, टेक्निक लगाओ, सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालने। सिंगल बॉन्ड सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या हमारा निकल के आता है। एक सिग्मा, दूसरा, तीसरा, 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 और ये क्या हो गए 10। ध्यान से देखिएगा, सारे सिंगल बॉन्ड क्या है? सिग्मा। ये डबल बॉन्ड था इसीलिए डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई। टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 10 सिग्मा बॉन्ड हो गए। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हम बात करेंगे पाई बॉन्ड कितने। सर यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है और यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड ये इसका क्या हो गया? करेक्ट आंसर 2019 के अंदर आया हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन पाइरिडीन। पाइरिडीन के अंदर क्या बताना है आपको? सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बताने हैं। ये 2023 का क्वेश्चन है। अब पाइरिडीन क्या होता है बच्चों? पाइरिडीन हमारा एक स्ट्रक्चर होता है, अभी मैंने आपको पीछे बताया था हेटेरोसाइक्लिक है। बेंजीन रिंग कितने कार्बन का होता है? 6 कार्बन का। बस छठे कार्बन की जगह क्या लगा दिया? नाइट्रोजन लगा दिया। 5 कार्बन होंगे और एक क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। ठीक, तो ये क्या है हमारा? सभी के सभी एक एक कार्बन होंगे, इनके साथ में क्या होगी? एक एक हाइड्रोजन होगी। तो ये आपके लिए क्या रहेगा? ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, बेंजीन के अंदर कैलकुलेट करना है, फिनोल के, टाउलवीन के, ऑर्थोजाइलिन के अंदर और पाइरिडीन के अंदर। ये 5 क्वेश्चन बेटा आपके लिए क्या रहेंगे? होमवर्क रहेंगे, और इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना पड़ेगा कि सर पाइरिडीन के अंदर इतने सिग्मा पाई बॉन्ड है, बेंजीन के अंदर इतने हैं, इसके अंदर इतने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन। तो नेफ्थलीन क्या है भाई? एक बेंजीन रिंग है, तो ये क्या हो गया आपका? बेंजीन हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 2 रिंग आ गई तो क्या बोलेंगे उसे? हम नेफ्थलीन बोलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात। 3 रिंग आ गई तो क्या बोलेंगे उसे? एंथ्रासीन बोलेंगे। अब पाई बॉन्ड आपको कैलकुलेट करने हैं, तो हक्कल रूल क्या बोलता है कि एरोमेटिक कंपाउंड वो होगा जिसके पास में 4n+2 होंगे। n की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखता हूँ, 4 × 2 + 2, 4 दूनी 8 और 2 10, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 पाई इलेक्ट्रॉन है तो टोटल कितने पाई बॉन्ड है? 5 पाई बॉन्ड होंगे। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, उसने पाई बॉन्ड पूछा, पाई
इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर कैलकुलेट किए और आंसर हमारा क्या आया 5 पाई बॉन्ड। ठीक है, इसी तरह से एंथ्रासीन है बेटा, एंथ्रासीन में क्या हो गया, एंथ्रासीन में हमारी 3 बेंजीन रिंग होगी। बेंजीन थोड़ी टेढ़ी बांडी हो गई, कोई बात नहीं। एंथ्रासीन में कितनी बेंजीन रिंग है बच्चे, 3 बेंजीन रिंग हमारी निकल के आती है। तो एन की वैल्यू इस बार यहाँ पर क्या रख देंगे 3, तो 4 × 3 + 2 4 × 12 और 2 14, तो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन है 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। मतलब कितने पाई बॉन्ड होंगे 7 पाई बॉन्ड हमारे यहाँ पर निकल के आएंगे। तो नेफ्थलीन में कितने हैं भैया, नेफ्थलीन में हमारे 5 पाई बॉन्ड आते हैं, एंथ्रासीन में कितने होंगे 7 पाई बॉन्ड होंगे। ये आपको क्या रखना होगा, ध्यान रखना होगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये था हमारा किसके बारे में, ये था हमारा सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ये भी आपको निकालना आना चाहिए। ठीक, बहुत देर से हाइब्रिडाइजेशन की बात करें भैया, अगर चारों के चारों कार्बन कैसा होता है टेट्रावेलेंट, 4 बॉन्ड मैक्सिमम बनाने हैं, 4 से फालतू नहीं बनाएगा, कम होंगे तो 4 अपने क्या करेगा पूरे करेगा। ठीक है, अगर चारों के चारों सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, या फिर कह सकता हूं कि एक भी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3। ठीक है, दोनों में से पहचान करने का तरीका, कहीं पर आपको डबल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा, ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड है मतलब एक भी पाई बॉन्ड नहीं है आपको, तो वो क्या हो गई आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। दूसरा क्या है 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे या फिर एक पाई बॉन्ड होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे sp2। 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे या 2 पाई बॉन्ड हम देखेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे sp3। एग्जांपल देखिएगा। ठीक है, ये हमारा कार्बन है, तो कार्बन से कितने बॉन्ड बना दिया हमने 4 सिग्मा बॉन्ड बना दिया, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी हो गई sp3 हो गई। कितने सिग्मा बॉन्ड है 4 सिग्मा 0 पाई, दोनों ही नहीं देखने, दोनों में से केवल एक देखना। ठीक है, sp2 में क्या है सर 1 पाई बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 1 सिग्मा 1 पाई, ये ले भैया। ठीक है, ये कैसा हो गया आपका, ये sp2 हो गया। sp3 ये देखो थोड़ा सा एरर है बेटा यहाँ पर, ये sp2 नहीं है, ये है sp हाइब्रिडाइज। ठीक, चलिए तीसरी कैटेगरी क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में, ध्यान से देखिएगा, कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ गया ट्रिपल बॉन्ड आ गया। बाकी वैलेंसी किससे पूरी करेंगे हाइड्रोजन से। अब इस कार्बन ने देखो कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, 1 सिग्मा बॉन्ड तो ये रहा इधर, और एक कहाँ रहा ये रहा, तो कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए 2 सिग्मा, या फिर कितने पाई बॉन्ड है इसके पास 2 पाई बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई इसकी sp हाइब्रिडाइज हो गई। ठीक है, दूसरा तरीका एक और है यहाँ पर कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस वाले कार्बन को कैलकुलेट करो सर 1 सिग्मा 1 पाई 1 सिग्मा 1 पाई, तो इस वाले कार्बन ने कितने पाई बनाए 2 पाई बनाए, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp। समझ में आ रही बात, तो ये आपको क्या रखना है हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। तो sp3 sp2 और sp। अब ऊपर से नीचे आने पर परसेंटेज s कैरेक्टर हमारा बढ़ता चला जा रहा है। सर कैसे बढ़ रहा, यहां पर टोटल कितने ऑर्बिटल हैं 4, 4 में एक s का 3 पीक है। ठीक है, तो 25% s का कैरेक्टर हो गया, 75% किसका हो गया भैया p का कैरेक्टर हो गया। ठीक है, लेकिन यहां पर टोटल ऑर्बिटल 3 है, एक s का 2 पीक है, तो 33% s का हो गया और 67% p का हो गया। यहां पर 2 ऑर्बिटल हैं, एक s का और एक p का, टोटल परसेंटेज s कैरेक्टर कितना है यहां पर 50% है। तो ऊपर से नीचे आने पर परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ता है, परसेंटेज p कैरेक्टर घटता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते चले जाएंगे, बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी शॉर्टर होती चली जाएगी। नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, तो को तोड़ने में लगने वाली एनर्जी भी इंक्रीज होगी, एसिडिक नेचर इंक्रीज होगी, बेसिक नेचर डिक्रीज होगा, और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज होता हुआ नजर आता है। sp3 का बॉन्ड एंगल यूजुअली कितना होता है 109.5 डिग्री का, ठीक है, या 109 डिग्री 28 मिनट का। ठीक है, sp2 का बॉन्ड एंगल कितना होता है जी 120 डिग्री का, और sp का कितना होगा 180 डिग्री का। तो बॉन्ड एंगल भी यहां पर क्या हो रहा है बच्चे इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये आपको क्या रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, ये था हमारा हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। चलिए, तो हाइब्रिडाइजेशन के 2 क्वेश्चन हमारे सामने हैं, एक मैं करा दे रहा हूं और दूसरा क्या करना है आपको खुद करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक, चलिए अब यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो इस कार्बन ने कितने पाई बॉन्ड बना रखे, एक और एक 2 पाई बॉन्ड है, क्या हो गया ये sp, तो ये भी क्या हो गया sp। इस कार्बन ने क्या कोई पाई बॉन्ड बना रखा, नहीं, पाई बॉन्ड है ही नहीं, सारे सारे सिंगल बॉन्ड है, ये क्या है sp3। इस कार्बन ने एक पाई बॉन्ड बना रखा तो sp2, इसने भी एक पाई बॉन्ड है तो एक sp2। इस कार्बन के चारों सिंगल बॉन्ड हैं तो sp3, इसका भी sp3 और उसका भी sp3, और ये भी क्या हो गया बच्चे, ये भी sp3 हो गया। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। और बाकी ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चा, ये आपको क्या रखना है जी, होमवर्क रखना है। अरे सो गए क्या बच्चों, इधर ध्यान दे लो भाई, इधर ध्यान दे लो। ये था हमारा
हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब नेक्स्ट हम यहां पर बात करने वाले हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के बारे में। बेटा वैसे तो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर को जितना बड़ा आप करना चाहें उतना बड़ा आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहां पर बहुत ज्यादा शॉर्ट कर दिया। एक या दो रूल से आप आईयूपीएससी के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, तो कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर को ध्यान रखने के लिए आपको एक फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, उसको क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब भैया अगर घर में मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि घर में अगर मान लो आपके कोई आया है तो घर में आप आने पर रेस्पेक्ट किस हिसाब से देते हो, या फिर ये यूजुअली के घर में जो हायरार्की ऑर्डर होता है, स्कूल के अंदर जो हायरार्की ऑर्डर होता है वो किस तरह से होता है। स्कूल में सबसे टॉप पे क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, उसके बाद क्या होगा, वाइस प्रिंसिपल, उसके बाद क्या होगा, टीचर होंगे, उसके बाद में क्या होंगे, स्टूडेंट होंगे। अरे इसी तरह से तो लगे हैं, ठीक है। या घर में ऐसे मान लीजिएगा कि सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, माँ बाप की होती है, फादर की, देन मदर की, कहीं पे मदर की ज्यादा फादर की कम, मतलब माँ बाप की प्रायोरिटी क्या है भैया, टॉप की होती है। उसके बाद में उनके बच्चों की, बच्चों में भी बड़ा बच्चा सबसे टॉप प्रायोरिटी का और छोटा बच्चे का कोई अपना प्रायोरिटी सबसे कम है। हालांकि मिडिल जो आपका होता है, बीच में जो मंझला बच्चा होता है उसकी बेचारे की इज्जत ही नहीं होती कुछ ज्यादातर, ठीक है। चलिए, तो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर को हम इसी तरह से यहां पर क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। सर आईयूपीएससी की प्रायोरिटी ऑर्डर हमें याद नहीं होती, तो भैया बिल्कुल सीधा सीधा तरीका बता रहा। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखने हैं, सबसे पहले एसिड आएंगे, उसके बाद में एसिड के बच्चे। एसिड के बच्चे का मतलब क्या है, एसिड डेरिवेटिव्स। उसके बाद में ऐसे कंपाउंड आएंगे जो कि क्या होंगे, ट्रिपल बॉन्ड शो करेंगे, ध्यान रहे ये हाइड्रोकार्बन नहीं होंगे। उसके बाद में डबल बॉन्ड वाले, उसके बाद में सिंगल बॉन्ड वाले। देन क्या होगा आपका, हाइड्रोकार्बन आएगा। हाइड्रोकार्बन में भी कैटेगरी क्या रहेगी, डबल बॉन्ड पहले, ट्रिपल बॉन्ड उसके बाद में और सिंगल बॉन्ड उसके बाद में, ठीक। यानी माँ बाप, उसके बालक, ठीक है, ये बालकों में सबसे बड़े वाली कैटेगरी। अब इसके बाद में क्या है हमारा, ईथर आ गया, इसके बाद में एल्काइल हैलाइड और लास्ट में क्या आ गया हमारा, नाइट्रो आ गया। तो भैया ये हमारी प्रायोरिटी ऑर्डर है, इसको आपको ध्यान रखना। प्रायोरिटी ऑर्डर में, फंक्शनल ग्रुप के प्रायोरिटी ऑर्डर में केवल दो एसिड है बच्चों। पहला एसिड कौन सा है जी, सर पहला एसिड जो होता है हमारा वो है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा एसिड है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड। और दूसरा एसिड है हमारा सल्फोनिक एसिड। तो लो भैया माँ बाप आ गए। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव ध्यान रखना। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव चार होते हैं, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड क्लोराइड और एमाइड। इसी सीक्वेंस में आपको क्या रखने हैं, ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या आ गया जी हमारा, इसके बाद में आ गया हमारा एनहाइड्राइड आ गया। देन क्या आ गया, एस्टर आ गया। एस्टर के बाद में क्या आ गया हमारा, एसिड हैलाइड, या फिर क्या हो गया हमारा, एसिड क्लोराइड हो गया। उसके बाद में क्या हो गया भैया हमारा, एसिड एमाइड हो गया। ट्रिपल बॉन्ड कहां देखने मिलता है आपको, साइनाइड में। तो इसके बाद में क्या हो गया भैया हमारा, साइनाइड हो गया। साइनाइड के साथ साथ क्या ले लो, आइसो साइनाइड ले लो। बताओ भाई कोई दिक्कत वाली बात है। डबली बॉन्डेड कंपाउंड कहां है, एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर है। उसमें भी एल्डिहाइड पहले ले लिया, कीटोन कहां ले लिया भैया हमने, बाद में ले लिया। बोलो भाई समझ में आई कि नहीं आई बात, ठीक है। उसके बाद में हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड क्या ले लिया हमने, एल्कीन ले लिया हमने। उसके बाद एल्काइन हो गया हमारा, और उसके बाद में क्या हो गया बच्चों हमारा, एल्केन हो गया। कोई दिक्कत वाली बात। एल्केन के बाद में क्या आ गया भैया हमारा, इसके बाद में हमारा ईथर हो गया, और ईथर के बाद में एल्काइल हैलाइड, और लास्ट में क्या हो गया हमारा, NO2। बताओ इतनी सी तो चीज थी जो आपको हमको याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम है। अगर हम चीजों को समझने की कोशिश करें तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। मेरे टीचर ने बताई थी इसी तरह से याद करने के लिए, और वही मैंने आपको चिपका दी, ठीक। तो ये आपको क्या है, ये आपको प्रायोरिटी ऑर्डर की प्रायोरिटी सीरीज को याद करने का तरीका है, ठीक है। अब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जब भी कई सारे फंक्शनल ग्रुप होंगे तो जो सबसे ऊपर होगा वो टॉप प्रायोरिटी ऑर्डर को शो करेगा, यानी कि वही हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप या मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं तो हम इस प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखेंगे कि प्रायोरिटी किसको देनी है, तो वही मेन फंक्शनल ग्रुप, और उसी के नाम से वो कंपाउंड भी क्या होगा, जाना जाएगा। जैसे आपने अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग सुना कि हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, तो यहां पर कौन बोलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है भैया कार्बोक्सिलिक एसिड की। ये जहां खड़ा होगा वहीं से ही क्या होगी हमारी लाइन बच्चों शुरू हो जाती है, ठीक है जी। चलिए उसके बाद में रूल के बारे में बात करते हैं। भैया दो रूल याद रख लिएगा, बहुत लंबे छोटे ज्यादा रूल याद करने की जरूरत नहीं है, दो रूल याद रखिएगा। ट्रिक है, बहुत आसानी से याद हो जाएगी, और इसी से हमारे सारे क्वेश्चन यहां पर इजीली कवर अप हो जाते हैं, ठीक है।
ठीक है जी, चलिएगा। अब वे रूल क्या है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको किसको ध्यान देना है? फंक्शनल ग्रुप को ध्यान देना है। किसको ध्यान देना? फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप में आपको बता दो, फंक्शनल ग्रुप में आप कहां तक जाएंगे? फंक्शनल ग्रुप में आप जाएंगे यहां तक, ध्यान दीजिएगा, फंक्शनल ग्रुप में आप जाएंगे यहां तक, ठीक है, क्लियर है? आ रही बात समझ में? या मतलब हाइड्रोकार्बन भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको किसको ध्यान देना है? फंक्शनल ग्रुप ध्यान देना। यानी आपको बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि जी सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पेरेंटल कार्बन चेन, बेटा वो हर जगह पे वैलिड नहीं होती, वो केवल एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के लिए वैलिड है, ठीक है। इसीलिए मैंने पेरेंटल कार्बन चेन कहां लिखा? तीसरे नंबर पे लिखा, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है हमारा। तो आपको क्या ध्यान रखना है? फंक्शनल ग्रुप। अब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, एग्जाम्पल देख लो, कहीं पर COOH भी मिला, कहीं पर OH भी मिला और CHO भी मिला, 3 फंक्शनल ग्रुप है मान लो। तो फंक्शनल ग्रुप सबसे प्रिंसिपल जो हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग सबसे टॉप पर क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया हमारा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट की ब्रांच की कैटेगरी में हमारे यहां पर निकल के आ जाएंगे। उसके बाद में फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट कर लिया आपने। फंक्शनल ग्रुप को सेलेक्ट करना इस हिसाब से है कि अगर फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन है तो उससे सबसे कम से कम नंबर देना है, और अगर कार्बन नहीं है तो उस कार्बन को नंबर सबसे कम देना है जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में किसे देखना है हमें? मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें सबसे ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हमारे निकल के आ जाए। उसके बाद में क्या सेलेक्ट करना है जी? पेरेंटल कार्बन चेन। अब अगर मान लो कहीं पर फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, मैं एल्केन की बात करूं, तब किसे सेलेक्ट करेंगे आप? पेरेंटल कार्बन चेन। सारे के सारे नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन बेटा इन्हीं 2 चीज से हो जाएंगे, अच्छे से देख लीजिएगा। और पेरेंटल कार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या देखना है? मैक्सिमम ब्रांचिंग। समझ में आ रही बात? इसी ऑर्डर में देखना है। नंबरिंग कैसे देनी है? नंबरिंग सबसे पहले किसको देनी है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है उसको नंबरिंग देनी है। उसके बाद में मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देंगे, ट्रिपल बॉन्ड को क्या देंगे? बाद में प्रायोरिटी देंगे। कब देंगे? अगर दोनों की तरफ नंबर सेम आ रहा है। लेकिन अगर नंबर सेम नहीं आ रहा, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल मैंने वाला का रखा, अगर मैं ये एग्जांपल है, इधर से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3 4, डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 पर है, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 3 पर है, ठीक है। अगर मैं इधर से लूं तो 1 2 3 4, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 1 पर है और डबल बॉन्ड की 3 पर है। यानी दोनों कंडीशन में ब्रांचिंग क्या है आपकी, मतलब जो आपका लोक एंड रूल है वो क्या है बच्चों? वो सेम आ रहा। जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है वो पहले और तीसरे कार्बन पर ही है, तो उस कंडीशन में हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हुए ऊपर वाली नंबरिंग हमारी सही हो जाएगी, नीचे वाली क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। लेकिन बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड है सर, मल्टीपल बॉन्ड में आपने एल्कीन को प्रायोरिटी बताया था, फंक्शनल ग्रुप की टेबल के अंदर भी एल्कीन को प्रायोरिटी दे रखी है। इसमें दूसरी गलती क्या करता है? अगले वाला एग्जांपल देखेगा। अब बच्चा सबसे पहले भाग करके नंबरिंग किधर से देगा? 1 2 3 4 5 बोलेगा जी कि ट्रिपल बॉन्ड को 4 पे मिल ली, डबल बॉन्ड को 2 पे मिल ली। बेटा ये नंबरिंग बिल्कुल क्या है? गलत है। समझ में आ रही बात? तो इसकी नंबरिंग कैसे देनी है? 1 2 3 4 5। यानी कि अगर लोकेशन सेम आ रही है डबल और ट्रिपल की, तो आपको क्या, किसको प्रायोरिटी देनी है? आपको प्रायोरिटी देनी है डबल बॉन्ड को। लेकिन अगर लोकेशन सेम नहीं आ रही है तो भैया आपको किसे प्रायोरिटी देनी है? जिसको कम नंबर मिल रहा। अभी इधर से ट्रिपल बॉन्ड को 1 मिल रहा, यहां से डबल बॉन्ड को 2 मिल रहा, तो हमने इधर वाली नंबरिंग को क्या कर लिया? सही मान लिया। तो 2 रूल है, आपको इन्हीं 2 रूल के अकॉर्डिंग चेन कैसे सेलेक्ट करनी है। पहले उस चेन को सेलेक्ट करना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तब जाकर के पेरेंटल कार्बन चेन देखनी है, उसके बाद में ब्रांचिंग या सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे, ठीक है। नंबरिंग में क्या है? पहले फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग देनी है। अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है, जैसे कि OH हुआ, इसमें कार्बन नहीं है, तो जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ होगा उसके हिसाब से नंबरिंग देनी है। फिर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड को नंबरिंग देनी है। मल्टीपल बॉन्ड में भी अगर नंबर सेम है तो डबल को पहले, ट्रिपल को बाद में। लेकिन अगर दोनों के बीच में कंपटीशन है, अलग अलग है, तो भैया इसमें आप जिसका नंबर कम होगा उसकी तरफ से हम क्या देंगे? नंबरिंग देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। सब्स्टिट्यूएंट मतलब जो ब्रांचिंग वगैरह निकली रहती है, ठीक है। अगर सेम नंबर पर आती है तो अल्फाबेटिकली हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट का हम यहां पर काम तमाम कर देंगे। चलिए अब इसी के बिहाफ पर हम यहां पर पिछले साल में आए हुए कुछ क्वेश्चन है, इतना लंबा चौड़ा टॉपिक ही नहीं है आईपीएससी का, देख लो पिछले 3-4 साल में कैसे क्वेश्चन है। 2022 का क्वेश्चन है बेटा आपके सामने। तो 2022 के क्वेश्चन में क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है द करेक्ट आईयूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपके सामने एक फॉलोइंग कंपाउंड गिवन है, आईयूपीएससी नेम आपको बताना है। अभी ध्यान से देखिएगा भाई, नंबरिंग या तो आपको इधर से देनी है, इधर से देनी है, ठीक। इधर से अगर मैं नंबरिंग दूंगा तो 1 2 3 4 5
6 कार्बन की चेन इधर हो गई। तो इधर से जो हमारा, अच्छा इसमें एक चीज और देखिएगा, इसमें आपको ब्रांचिंग में देखिएगा क्या दिखाई पड़ रहा, OH भी दिखाई पड़ रहा और ब्रोमीन और क्लोरीन हैलोजन भी दिखाई पड़ रहा। तो अगर हम सीनियरिटी ग्रुप के हिसाब से देखें, प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से देखें, तो हमारा एल्कोहल कहां आ रहा है बेटा, हमारा एल्कोहल, अब कहां गया एल्कोहल, एल्कोहल छोड़ देगा मैंने, ओहो हो, एल्डिहाइड कीटोन के बाद में बेटा